चूक हमसे हुई है, हमारे तरफ से चूक हुई है कि हमने आदमी पहचानने में गलती किया है। हमें जैसे सपोले को आप जितना भी दूध पिला लो, लेकिन वो जाते जाते आपको डस के ही जाता है। ठीक यही हाल निशा भगत का भी है। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष महतो जो रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उन्होंने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। मैं समय का इंतज़ार कर रही थी कि किसी भी तरह से ये उद्भेदन हो कि ये लोगों की पार्टी की जो मानसिकता है वो वाकई दुखदाई है। और हमारा जो विचार था कि हम जब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आए तो हमारे ऊपर बहुत ही लांछन लगाया गया। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं JLKM पार्टी के नेता संतोष महतो जी। बहुत ज्यादा विवादों में घिरे हुए हैं। अभी जब निशा भगत जी को पार्टी से निष्कासित किया गया है, उसके बाद संतोष महतो जी पे काफी सारे आरोप लगाए गए हैं निशा भगत के द्वारा कि ये पैसा मांगे थे, स्कॉर्पियो मांगे थे। ऐसे बहुत सारे आरोप है JLKM पार्टी के ऊपर और संतोष महतो जी के ऊपर। सीधे संतोष महतो जी से ही जुड़ते हैं और इनसे ही जानते हैं क्या है सच्चाई, क्या है इनके पक्ष की भी बात आज इस खबर के माध्यम से आपके साथ रखेंगे। और जो भी बातें होंगी वो आप पूरे अंत तक जरूर सुने कि क्या बातें हुई है इनकी तरफ से। क्या बोलिएगा जो आरोप लग रहा है? दर्शकों को आपके चैनल का मैं जोहार करता हूं। देखिए, राजनीति को यूं ही काजल की कोठरी नहीं कहा जाता है। लोग आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, आपसे मतलब जब उनका सधता है तो आप अच्छे होते हैं, और जब उनको पाला बदलना होता है, जब आपसे उनका मतलब खत्म हो जाता है, तो फिर किसी तरीके से रिश्ता समाप्त करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। बहुत एक छोटा सा मिसाल देना चाहूंगा। 2 क्लोज फ्रेंड होते हैं और पैसे का लेन देन होता है। पैसा अगर किसी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को दे दिया तो वो ठीक है, लेकिन जब पैसा वापस करने की बारी आती है और जब उसके घर जाता है कि भाई जो पैसा दिया था वो पैसा वापस करो, तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि भाई मेरे घर आया, मेरा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे सोने की चैन छीन ली और वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरीके से निशा भगत जी के आज तक का राजनीतिक करियर आप देखेंगे तो ये जितने संगठन में गई, मैं इनको ABVP से जानता हूं। ABVP भी जब इन्होंने छोड़ा तो तत्कालीन जो संगठन मंत्री थे और तमाम पदाधिकारी थे, उन लोगों के ऊपर बहुत तरीके के अनर्गल आरोप लगाए और संगठन छोड़ा। उसके बाद फिर ये कौन सी पार्टी में नहीं गई? ये जदयू में गई। जदयू में भी छोड़ने का इन लोगों ने बहुत अलग कारण बताया कि वहां पे महिलाओं का शोषण किया जाता है, दबाया जाता है, मुद्दे की बात नहीं होती है, XYZ। उसके बाद ये जाती है इंटक, ददई दुबे के साथ में डील करती हैं, पैसा बनाती हैं। जब वहां पे भी मतलब सध जाता है तो फिर उस पार्टी के बारे में बुराई करते हुए कांग्रेस चली जाती हैं। इनके खुद के आप मीडिया इंटरव्यूज को देखिएगा तो कांग्रेस की बुराई, जदयू की बुराई, इंटक की बुराई, तमाम पार्टियों की बुराई ये करते हैं, तमाम नेताओं की बुराई करते हुए ये फाइनली जब इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है। मैं ऐसे दौर में निशा भगत को पिक करता हूं जब उनको वो गुमनामी की जिंदगी जी रही थी, होटल में बर्तन मांजने का काम कर रही थी। ये नौबत उसके जिंदगी में आ गई थी। आज मैं थोड़ा सम्मान को मिनिमम करके बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो के बारे में अनर्गल बातें की है, हमारे समाज के बारे में अनर्गल बातें की है, और झारखंड में जो सबसे बड़ी आबादी है, कुर्मियों की आबादी, आदिवासियों की आबादी, उन दोनों भाइयों को लड़ाने का प्रयास किया है। तो आज थोड़ा सा मैं सम्मान कमी करके बात करूंगा, उसके लिए मैं दर्शकों को भी क्षमा मांगता हूं। पहले ही जब इनसे मैं जुड़ा, जब इनको मैंने पिक किया, हमें दक्षिणी छोटा नागपुर में काम बढ़ाना था पार्टी का। हमें यह मालूम था कि इस महिला में एनर्जी है। हमने ये सोचा कि इनका करियर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने इनको अपनी आंखों से देखा कि ये बर्तन मांज रही थी एक ढाबे पे, और ऐसे समय में मैंने इनको मोटिवेट किया, बोला कि भाई आप ये कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, आप पार्टी ज्वाइन करिए, आपके एनर्जी को झारखंड की जरूरत है, आप सामंजस्य बना के, समन्वय बना के आप नई पारी की शुरुआत करिए। और मैंने इनको मोटिवेट किया। तब ये बोली कि संतोष भाई, हम पहले ही टाइगर जयराम महतो से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, हम उनके वीडियोस देखते हैं, हम उनके कार्यक्रमों को देखते हैं, वो जन मुद्दों के लिए मुखर होकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम खुद भी टाइगर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि निशा भगत और जयराम महतो में एनर्जी लेवल का समानता है और बहुत ही प्रखर होकर, मुखर होकर वो बात करते हैं।
हम खुद उनकी पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे। संयोग देखिए कि मेरा भाई, यानी मेरे बदले वो बोल रहे हैं कि मेरा भाई उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो हमको उस पार्टी से जोड़ना है। आपको मैं बताऊं कि रामगढ़ के गोला डीवीसी चौक पे सुबह के 3 बजे वो पहुंच चुकी थी कि भाई हमको लेके चलिए और टाइगर जयराम महतो जी से मिलाइए। और वो मीडिया में बोल रहे हैं कि नहीं, हमने टिकट के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अरे भाई, मैं जब आपको ढाबे पे बर्तन मांजते हुए देख चुका हूं, फिर मैं आपसे 10 लाख रुपए की मांग करूंगा, मैं आपसे स्कॉर्पियो की मांग करूंगा? बताइए। आज संतोष महतो 2022 से स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहा है, पॉलिटिकल राजनीति में अपने एक्सपेंसेस खुद से बेयर कर रहा है। और जिस समय की ये बात कर रही है, यानी कि 2024 के शुरुआती समय में, उस समय ना मैं कोई पद में था, ना मैं टिकट के लिए कोई डिसीजन मेकिंग में था, ना मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में था, ना मैं एडवाइजरी कमिटी में था। जो भी डिसीजन मेकिंग कमिटी थे, पहली बात तो कि जेएल कैंप के बारे में ये जो मार्केट में फैलाया जा रहा है कि नहीं, सो टिकट के लिए पैसा मांगा जाता है, गाड़ी मांगा जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई एक बोर्ड वहां पे बैठा हुआ था टिकट के लिए, बकायदा 10-12 मेंबर थे उसमें, जिसमें सबकी स्क्रूटनी की गई थी, उनके प्रोफाइल चेक किए गए थे, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक किया गया था, उनका क्वालिफिकेशन चेक किया गया था, उनकी लॉयल्टी चेक की गई थी, उनका जो क्षेत्र में पकड़ है, राजनीति की जो सूझबूझ है, उस तमाम मापदंडों के आधार पर टिकट वितरण किया गया था। अब मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर टाइगर जयराम महतो अगर आदिवासी विरोधी हैं, या संतोष महतो अगर आदिवासी विरोधी हैं, या जेएल कैंप पार्टी अगर आदिवासी विरोधी हैं, तो निशा भगत को जेएल कैंप में लाने वाला संतोष महतो, उनको प्रोजेक्शन देने वाले टाइगर जयराम महतो, उनको टिकट देने वाला पार्टी जेएल कैंप, क्या वो जदयू में गई तो उनको टिकट मिला? क्या वो इंटक में गई तो कोई सम्मानजनक पद मिला? क्या वो कांग्रेस में गई तो कभी ख्वाब में भी सोच सकती थी कि कांग्रेस उनको टिकट देगा? तो भाई, हमने आदिवासी महिला को सम्मान देते हुए हमने सोचा कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक मौका दिया जाए। पास्ट में इनके साथ बहुत सारे विवाद हैं, उन विवादों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं जहां से इन्होंने शुरुआत किया। ये बात करती है कि पैसे का मांग किया गया टिकट के लिए। भाई, पैसे का मांग किया गया तो अगर आप उस समय पार्टी फोरम में इस बात को रख सकती थी, आप मीडिया में आ सकती थी, आप पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनसे आपका सीधा बातचीत है। पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपने कानों से सुना है कि टाइगर जयराम महतो ने इनको निशा दीदी के अलावा दूसरा कुछ नहीं कहा। इतना सम्मान पूर्वक इन्होंने पार्टी में इनको जगह दिया, सम्मान दिया, टिकट दिया। एक और चीज बता देता हूं, पूरे चुनाव में जो है झंडा, बैनर, फ्लैक्स पार्टी की तरफ से दिया गया था। उसके बदले ना तो इनसे कोई पैसा मांगा गया, ना इनसे कोई सहयोग मांगा गया। मैं इनके चुनावी खर्चे के बारे में भी बता दूं कि इनका बहुत मुश्किल जो है, उन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपए चुनाव में खर्च किए। फिर ये बात करते हैं कि अगर इनका पोटेंशियल 10 लाख रुपए देने का था, स्कॉर्पियो का देना था, तो वो असर विधानसभा चुनाव में भी तो दिखना चाहिए था ना। मैं ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ के लाता हूं जो ढाबे में बर्तन धो रही हैं और किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, उनको मैं प्लेटफॉर्म देता हूं और मैं उनसे डिमांड करूंगा। ये तो वही हो गई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। अरे भाई, आपको अगर स्विच करना है, आप चुनाव लड़ती हैं, आपको 1300 समथिंग वोट आते हैं, आपको यह समझ में आ जाता है कि गुमला विधानसभा क्षेत्र में आपका कोई पकड़ नहीं है, किसी तरीके की जनता का आपसे कोई सिंपैथी नहीं है, आपको नेता के रूप में जो गुमला के लोग हैं वो खारिज कर चुके हैं। आपको यह समझ में आ गया है कि अगर मैं जेएल कैंप पार्टी में रहती हूं तो मुझे जनाधार डेवलप करने के लिए, जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता डेवलप करने के लिए मुझे लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और आप आदतन, बाय हैबिट, हैबिचुअल, आप शॉर्टकट जिंदगी में लेकर यहां तक पहुंची हुई हैं। तमाम तरीके के शॉर्टकट, चाहे वो लीगल हो, चाहे इलीगल हो, चाहे मोरल हो, चाहे इमोरल हो, तमाम शॉर्टकट लेके आप आज तक यहां पे जिंदगी के सफर और जिंदगी के इस पड़ाव पे पहुंची हैं, जिसके वजह से एक सवाल ये रहेगा, आपने बताया कि उनको आप कहां से लेके आए, जब गुमनामी की जिंदगी जी रही थी वो, तब आपने उनको मोटिवेट किया फिर से आने के लिए, फिर से राजनीति फील्ड में आने के लिए। क्या आपको नहीं पता था कि जब पहले वो 2-3 पार्टी में जा करके उनके विरोध में इतनी बातें कर चुकी है, तो क्या तब आपको नहीं लगा कि जब वो आज जिस पार्टी में पहले थी उनके बारे में कुछ भी बात कर रही हैं, तो कल को अगर ये पार्टी से जाएंगे तो इस पार्टी के बारे में भी बात करेंगे? देखिए, चूंकि इनसे छात्र जीवन से ही जुड़ाव था, छात्र राजनीति में मैंने इनको देखा था, इनके एनर्जी से मैं वाकिफ था। मुझे ऐसा लगा कि इनके एनर्जी लेवल को अगर सही डायरेक्शन दिया जाए
तो कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स पॉलिटिक्स में लाए जा सकते हैं इस उम्मीद के साथ। देखिए, कोई निगेटिव है उसके लिए आप पूरे जीवन पर्यंत निगेटिव हो जाते हैं, या किसी ने पास्ट में कुछ बुरा किया है तो वो फ्यूचर में भी बुरा करेगा। देखिए, उम्मीदों पे ही जिंदगी चलता है, उम्मीदों पे ही लोग, पूरा दुनिया कायम है। मुझे ऐसा लगा कि अगर इनको सही मोटिवेशन मिला, जिंदगी के आखिरी डाउनफॉल में जी रही हैं, अगर हम लोग वहां से सहारा देते हैं तो शायद हमारे पार्टी के लिए, या दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, या आदिवासियों के लिए, या महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर पाए। हमने बड़ी उम्मीद से इनको पार्टी में जोड़ा था। कई विवाद थे, कई लोगों ने विरोध भी किया कि नहीं, आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, उनके साथ ऐसा है वैसा है। लेकिन हमने कहा कि भाई, पास्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर कोई व्यक्ति रियलाइज करके ऑनेस्टी के साथ हमारे साथ आना चाह रहा है तो हमें उनको एक मौका देना चाहिए था। लेकिन चूक हमसे हुई है, हमारे तरफ से चूक हुई है कि हमने आदमी पहचानने में गलती किया है। हमें, जैसे सपोले को आप जितना भी दूध पिला लो, लेकिन वो जाते जाते आपको डस के ही जाता है। ठीक यही हाल निशा भगत का भी है। खारिज करते हैं, आपके पैसा नहीं मांगे तो पूरी तरीके से खारिज करता हूं। जहां तक कि मैंने अपने लेवल से इनको फिनेंशियली, मेंटली, सोशली इनको मदद किया है, पॉलिटिकली मदद किया है, इनको मैंने मोटिवेट किया है। इनको अगर राजनीति के किसी द्वंद्व में अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो मैंने इनको काउंसलिंग किया है। मैंने इनको प्रॉपर फेयर पॉलिटिक्स कैसे करना है, या पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कैसे करना है, इसके बारे में मैंने इनको टिप्स दिया है। और ये इतनी मतलबी, स्वार्थी औरत है कि इनका मतलब आपसे तब तक होता है जब तक से जो हेतु है, जो मकसद है, वो पूरा ना हो जाए। जब इनको टिकट मिल गया, उसके बाद जब पार्टी के तरफ से और हमारे तरफ से जब फॉलोअप लेने के लिए फोन किया गया कि भाई आपका कैंपेनिंग कैसा चल रहा है, झंडा बैनर वगैरह का अवेलेबिलिटी कैसा है, आप टीम कैसा बना रहे हैं, प्रखंडों में आपका दौरा कैसा चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। उस समय ये अपने आप को जेल कैंप का सेलिब्रिटी के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही थी। गर्व से जेल कैंप की नेत्री अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बताते रही हैं। खुद मीडिया वाले लोगों ने जब इनसे पूछा था कि भाई आप जेल कैंप में है, महतो पार्टी में, इन्होंने सीरियस खारिज किया था कि क्या भाई, कोई MIM की पार्टी से चुनाव लड़ता है तो क्या जोला हो जाता है क्या? बहुत सारे इन्होंने मिसाल दिए थे। और आज जब इनको समझ में आ गया कि इनका ग्राउंड में कोई पकड़ नहीं है, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन से निशा भगत जेल कैंप में आई हैं और जब से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, इस पूरे ड्यूरेशन में ना तो उन्होंने गुमला में कोई जेल कैंप का कार्यक्रम किया, ना कोई बैठक किया, ना किसी तरीके का सभा जुटान किया, और ना किसी तरीके का कोई भी पार्टी के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया। एक सवाल जो जेल कैंप पार्टी पे उठ रही है, जब इन्होंने आदिवासी और ईसाइयों को लड़ाने का काम कर रही थी, जब ये ईसाई मुद्दों पे काफी प्रखर होकर के झंडा को लेकर के विवाद की थी, काफी बड़ा मुद्दा बना था वो, तब आप लोगों ने पार्टी से न्यूज से बाहर निकाला। और जैसे ही उन्होंने कुर्मी के बारे में एक चैनल में जाके बोला तो तुरंत क्विक एक्शन लिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, ये मोटी चमड़ी वाली जो नेता होती है ना, वो है, ये इतना ही बोलती हैं, इतना ही सुनती हैं और उतना ही समझती हैं जिनसे इनको मतलब होता है। मैं साक्षात गवाह हूं। मेरे सामने जब ये सरना और क्रिश्चियन का जो विवाद हुआ था, हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने इनको फोन किया था और इनको बोला था पोलाइटली कि दीदी, इन सब विवादों से हमें बचना है, हमें पूरे समाज को एकजुट करके चलना है। और बाद में टाइगर जयराम महतो जी ने मुझे भी कहा था कि चूंकि आप निशा भगत जी के क्लोज हैं, उनको आप पार्टी में लाए हैं, तो आप भी उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करिए कि इस तरीके के समाज को तोड़ने वाली राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते हैं। बाद में मैंने जब इनको फोन मिलाया कई दफा तो इन्होंने फोन उठाया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इनको वार्निंग नहीं दी गई थी, लेकिन चूंकि उस तरीके की ये पहली गलती थी, तो पहली गलती पे हम लोगों ने उनको वार्न किया है और बकायदा जयराम महतो जी ने उनको फोन करके आग्रह किया था कि इस तरीके की राजनीति से परहेज करें। जयराम महतो से जब ये ही सवाल पूछा गया था विधानसभा में पत्रकारों द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो अपने समाज के लिए ऐसा कर रही हैं, उससे हमारी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब उस चीज में जयराम महतो सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आप आदिवासी में लड़वा रही हैं, ईसाई सरना में लड़वा रही हैं, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप कुर्मी के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? हमारा पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारी पार्टी लॉजिकल चीजों पे नहीं चलती है, तर्कों पे नहीं चलती है, हमारी पार्टी तथ्यों पे चलती है। और तथ्य यह कहते हैं कि पूरे समाज को जुटाकर, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे कोई भी समाज का तबका हो, उसको जोड़कर ही
उसको प्रॉपर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फिक्स करके उसके सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को सम्मान देते हुए ही झारखंड का उत्तरोत्तर उत्थान किया जा सकता है। ये हमारा पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। टाइगर जयराम महतो अथवा जेएलकेएम के किसी भी नेता ने किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी भी समाज को ठेस पहुंचाया ऐसा कोई बयान नहीं किया है, ना ऐसा कोई एक्टिविटी की है और ना इस तरीके का कोई कार्यक्रम किया है जिससे समाज के किसी वर्ग को मतलब ठेस पहुंचा हो। हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है, हमारे संविधान में भी और तमाम प्लेटफॉर्म पे भी जयराम महतो कहते हैं कि कुर्मी की जो एसटी इंक्लूजन की मांग है वो 100% जायज है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे की बात करें या फिर तमाम सर्वेज की बात करें, अगर तथ्यों के आधार पे देखे जाएं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे देखे जाएं तो इनकी मांग बिल्कुल जायज है। और एकदम बारीक सी बात आपको समझाना चाहता हूं कि 1931 के जो सर्वे रिपोर्ट है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है, उस सेंसस का जो सर्वे है, उस रिपोर्ट में टोटल 13 ट्राइब्स जो ऑलरेडी सूचीबद्ध हैं, टोटल 13 ट्राइब्स में से इकलौता ट्राइब कुर्मी है जो सूचीबद्ध नहीं है। हमारी मांग जो है वो आदिवासी का दर्जा देने को नहीं है, हमारी मांग है शेड्यूल को लेकर। हम ट्राइब हैं ये हमें किसी प्लेटफॉर्म पे साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई या हमारा जो भी आंदोलन चल रहा है वो एसटी इंक्लूजन को लेके है कि अगर 1931 के जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है या सेंसस का जो रिकॉर्ड है जिसमें जो 13 ट्राइब्स फाइनली सेलेक्ट हुए हैं कि भाई ये 13 ट्राइब्स जो है वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उसमें 12 लोग ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, इनलिस्टेड हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्मी जो है उस सूची से बाहर है। हम जो है ये साबित नहीं करना चाहते हैं कि कुर्मी ट्राइब है या नहीं है, ये साबित है, डॉक्यूमेंट्स पे साबित है, गवर्नमेंट के तमाम दस्तावेजों पे साबित है, जो गैजेट्स है उस पे साबित है। पहले तो यही ट्राइब में तो थे ना वो लोग, बीच में तो ये लोग नहीं बोला कि हम मतलब हम लोग इससे ऊपर हैं इसलिए हमें ट्राइब में नहीं रखा जाए। किसी भी कोई डॉक्यूमेंट्स पे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी न्यूज चैनल पे या किसी अखबार में, किसी पत्र पत्रिका में इस तरीके का कोई बयान किसी भी कुर्मी जननायक या बड़े चेहरे का आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम ट्राइब नहीं है, ये ट्राइब से ऊपर है। ये सब भ्रामक चीजें हैं, सुनी सुनाई चीजें हैं। हम तथ्यों पे बात करते हैं, हम तर्क पे बात नहीं करते हैं। और मतलब अभी जो ये बात बताया जा रहा है सोशल मीडिया में भी आपने सुना, कुर्मी लोग बताते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं इसीलिए हम लोग काफी ऊपर हैं। देखिए फर्क यही समझिए कि कुर्मी की बात यहाँ नहीं हो रही है। कुर्मी कहाँ है? कुर्मी बिहार में है। कुर्मी कहाँ है? बंगाल। कुर्मी बिहार में है, कुर्मी एमपी में है और दूसरे राज्यों में है, उड़ीसा में है, यूपी में है। छोटा नागपुर के जब कुर्मियों की बात आती है तो ये कुर्मी है, नॉट कुर्मी। ये उच्चारण की अशुद्धि या उच्चारण का जो फर्क है, उस फर्क के वजह से ही पिछले 60 सालों से हम अपने हक और अधिकार से वंचित रह रहे हैं। वो कुर्मी है, हम कुर्मी हैं। इस फर्क को समझिएगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। आप लोग नहीं है वंशज? बिल्कुल नहीं है। कुर्मी जो बिहार के कुर्मी हैं, जो यूपी के कुर्मी हैं या जो एमपी के कुर्मी हैं, उनसे छोटा नागपुर के कुर्मियों का कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो बिल्कुल अलग जाति के लोग हैं और हम लोग जनजाति हैं। तो ये सब चीज जो बातें हो रही है वो पूरी तरीके से भ्रामक है, बिल्कुल भ्रामक है। और किन्हीं भी आदिवासी नेता, कथित शेड्यूल्ड आदिवासी नेता को अगर इस संबंध में दस्तावेज चाहिए तो हम भारत सरकार का गैजेटियर या फिर उड़ीसा गवर्नमेंट का गैजेटियर या बंगाल प्रोविंस का जो गैजेटियर है उसमें जो पब्लिकेशंस हुए हैं, जो ऑफिशियल चीजें हैं, सर्टिफाइड और वेरीफाइड चीजें हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो सारी चीजें मैं उनको पीडीएफ के तौर पे उपलब्ध करा सकता हूं, जिसको वो किसी भी लेवल पे सर्टिफाइड और वेरीफाइड करा सकते हैं। निशा भगत ने कहा कुर्मी पहले अपना इतिहास देख ले, उनका इतिहास क्या है, क्या इतिहास रहा है आप लोग का, आजादी में क्या मतलब योगदान रहा है? देखिए हमारा आजादी में क्या योगदान रहा है और हमारा क्या इतिहास रहा है ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सभी जगहों पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एकदम ओपन है। जितने भी तमाम आंदोलनकारी हैं या तो झारखंड आंदोलनकारी कहें या फिर आजादी की लड़ाई में जितने लोगों ने अपने योगदान दिया है, तमाम लंबी सूची है। उन सब बातों को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ये सवाल उठाया है कि कुर्मी आदिवासी जन्मजात होता है या नहीं होता है, तो हम उनसे ही यह सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर जन्म लेने से ही अगर कोई आदिवासी होता है तो अर्जुन मुंडा जिस समाज से आते थे वो एससी समाज था, लेकिन आज वो एसटी हो गए। सत्यानंद भोक्ता
जो है उन्होंने जन्म लिया एससी समाज में, भोक्ता समाज एससी में था, लेकिन आज वो एसटी हो गए। तो ये तो बिल्कुल उनको तथ्यों के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो लॉजिक की बात कर रहे हैं। देखिए, तर्क सुनने में थोड़ा सहज लगता है और वो डिजोल्व हो जाता है आसानी से, लेकिन तथ्य की जब आप बात करते हैं, जब फैक्ट की बात करते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए दिमाग होना चाहिए, और वो दिमाग निशा भगत के पास में नहीं है। ये तमाम वैसे लोग जो ये अनर्गल बातें करते हैं, उनके पास दिमाग की कमी है, वो तथ्यों को जानना नहीं चाहते हैं, वो तर्क पे बस जीवन जीना चाहते हैं। आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि जेएलकेएम पार्टी जो है कुर्मियों की इस मांग पे मतलब उनके साथ है, निर्विवाद रूप से है, बिल्कुल बेबाकी के साथ। हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने भी तमाम मंचों पे ये स्पष्ट किया है कि कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के हम पक्षधर हैं, और उस पक्ष का आधार कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि उसका आधार है कि ये उनका वाजिब मांग है, और ये दस्तावेजों में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में है, तमाम तथ्य हमारे फेवर में है, कुर्मी समाज के फेवर में है। कुर्मियों की पार्टी हुई फिर ये जेएलकेएम पार्टी, जैसा कि निशा भगत बोल रही है ये कुर्मियों की पार्टी है। देखिए, आप अगर भारत के लोकतंत्र को मानती हैं, आप अगर संविधान को मानती हैं, आप अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानती हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जातिगत आधार पे कोई पार्टी रजिस्टर नहीं होता है। आप इससे पहले जदयू में थी, नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं, बिहार के कुर्मी, तो क्या एक कुर्मियों की पार्टी हो गई? नहीं। सुदेश महतो जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं, जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं, तो क्या पार्टी, मतलब जो अगर हेमंत सोरेन अभी संथाल से आते हैं, तो क्या ये संथालियों की पार्टी हुई? भाई, इस तरीके का अगर आप बात करते हैं, तो आप एक तरफ पत्रकारिता का स्टूडेंट अपने आप को बताते हैं, पढ़ा लिखा बताते हैं, जागरूक आदिवासी महिला बताती हैं, और पढ़ी लिखी बताती हैं, और आप इस तरीके का अनपढ़, जाहिल और बेवकूफों वाली बात करेंगे, तो फिर आप क्या सोच समझ सकती हैं, आपका कितना बुद्धि विवेक है, ये स्पष्ट होता है।